नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि जनजातियों की समस्याएं क्या क्या हैं। एक बार पुनः हम देखते हैं कि जनजातियों की कौन कौन सी समस्याएं हैं, जिसमें पहला है दुर्गम निवास स्थान की समस्या। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्याओं में हमने देखा था स्थानांतरित खेती संबंधी समस्या, नवीन भूमि व्यवस्था संबंधी समस्या, वनों से संबंधित समस्याएं, औद्योगिक श्रमिकों की समस्याएं और ऋणग्रस्तता की समस्या। फिर हमने देखा था कि सांस्कृतिक समस्याएं, उसमें अंतर जनजातीय सांस्कृतिक विभिन्नता की समस्या, भाषा संबंधी समस्या, जनजातीय ललित कलाओं का ह्रास, धार्मिक समस्याएं। फिर हमने देखा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें हमने देखा खान पान से संबंधित, वस्त्र, चिकित्सा का अभाव, और उसके बाद शिक्षा संबंधी समस्याएं। फिर सामाजिक समस्याएं, जिसमें हमने बाल विवाह, कन्या मूल्य, युवा गृहों का पतन पर प्रकाश डाला। फिर हमने राजनीतिक समस्याओं की भी बात करी और सीमा प्रांत की जनजातियों की समस्याओं पर भी हमने देखा कि जो सीमा प्रांत की जो जनजातियां हैं उनकी समस्याएं क्या हैं। फिर हमने देखा था एकीकरण की समस्या और फिर आखिर में हमने देखा था कि सबसे कमज़ोर कड़ी। आज हम देखेंगे कि इन समस्याओं के कारण क्या हैं, जनजातियों की समस्याओं के कारण क्या हैं। सबसे पहला कारण है बाहरी समाजों से संपर्क। बाहरी समाजों से संपर्क यानी आदिवासी समस्याओं का प्रारंभ ही तब होता है जब वे लोग बाहरी समाज के संपर्क में आते हैं। जैसे ही ये लोग बाहरी समाजों के संपर्क में आए, इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने उन समाजों की, जिसमें विशेषकर हम देखेंगे हिंदू संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति, इन दोनों का प्रभाव इन पर पड़ा। किंतु दोनों संस्कृतियों से जनजातियों का रहन सहन, खान पान पूर्ण रूप से भिन्नता लिए हुए था। अतः इस अंतर के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि जैसे ही ये लोग सभ्य समाज के संपर्क में आए, धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को सीखने लगे और इसके कारण इनकी अपनी संस्कृति का ह्रास हुआ। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं ईसाई मिशनरी से संपर्क। जब हमने देखा कि बाहरी समाजों से संपर्क, इसके साथ ही बहुत दुर्गम स्थानों पे ईसाई मिशनरी इन तक पहुँचे और जब ईसाई मिशनरियों के साथ होने से इनके बीच में अनेक समस्याएं उपस्थित हुई। वास्तव में मिशनरी लोग जनजातियों के लिए अनेक सेवा के कार्यों का आयोजन करते थे और अज्ञानी और भोले भाले जनजाति के लोग इस कूटनीति को नहीं समझ पा रहे थे। इस तरह उन्होंने अन्य संस्कृति को ग्रहण करने से अनेक समस्याओं ने उनके जीवन में जन्म लिया और जब समस्याएं जन्म लेती हैं तो हम जानते हैं कि परिवारों में तनाव और संघर्ष की सृष्टि होती है। अपनी ललित कलाओं का ह्रास हुआ, ऋणग्रस्तता में फंसे, आर्थिक शोषण हुआ। ये सब समस्याएं बाहरी संस्कृति के संपर्क का ही एक बहुत बड़ा कारण रही है कि जैसे जैसे ये लोग बाहरी संस्कृति के संपर्क में आए, वैसे वैसे इन्होंने उनकी संस्कृति को अपनाना चाहा और संस्कृति को अपनाने से इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष आया। इसके बाद हम देखते हैं नव्य शासन व्यवस्था की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जैसे ही नई शासन व्यवस्था लागू हुई
तो ये इनके लिए एक नई समस्या उत्पन्न करके आई, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम देखेंगे कि नए नए कानून बने और इन कानूनों ने इन्हें बहुत परेशान कर दिया। जहाँ ये जल जंगल ज़मीन पर अपना अधिकार समझते थे, वहीं पर वन विभाग और अन्य अधिकारियों ने उन पर अधिकार करा और सरकार के द्वारा जितनी भी ज़मीन थी उसे अपने उसमें लिया गया। अनेक वन अधिकारी, प्रशासक, अदालत से संबंधित अधिकारी और पुलिस आदि से इनके मन में हीन भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि ये लोग ना तो इस नवीन शासन व्यवस्था को अपना पा रहे थे और ना ही इसको त्याग कर रहे थे, और ये एक समस्या का एक गंभीर कारण था। उसके पश्चात हम देखते हैं जनजातीय क्षेत्रों में वन संपत्ति एवं खनिज संपदाओं का होना, क्योंकि जनजातीय जो क्षेत्र था वो प्रकृति से भरपूर था और प्राकृतिक रूप से भरपूर होने के कारण अनेक प्रकार की वन संपत्तियां थी। जैसे हम देखते हैं वनों से हम लकड़ी, फल फूल, जड़ी बूटियां तथा खाने आदि का सामान हम लेते हैं, और इन्हीं से अनेक उद्योग धंधे विकसित हुए, और अनेक उद्योग धंधे विकसित होने से उस जगह एक नई संस्कृति आई, एक नई नगरीय संस्कृति आई, और धीरे धीरे जनजातियां भी इस संस्कृति के संपर्क में आने लगी। लेकिन समस्या यही आती है कि संपर्क में तो आ गई, लेकिन ना तो उसे पूर्ण रूप से अपना पाई और ना ही अपनी संस्कृति को भुला सकी, और ना ही अपनी दूसरी संस्कृति को अपना सकी, और यह एक विघटनात्मक स्थिति आ गई। उसके बाद हम देखते हैं पृथक निवास। सो हम देखते ही हैं कि जनजातियां दुर्गम स्थानों पर रहती हैं, वैसे स्थान जहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल होता है, जहाँ यातायात के साधनों का अभाव होता है, सड़कें नहीं होती तो किसी भी तरह की बस वगैरह नहीं चलती, ना ही कोई पोस्ट ऑफिस होता है, ना ही कोई चिकित्सा का डिस्पेंसरी या सामुदायिक भवन होता है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं ना होने के कारण इनके जीवन में अनेक कठिनाई होती हैं। यहाँ तक कि बिजली पानी का भी इनके एरिया में इंतज़ाम नहीं होता, और इनके जीवन यापन के लिए साधन भी बड़ी कठिनाई से ये लोग जुटा पाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाहरी लोगों द्वारा शोषण। एक तो बाहरी समाज के संपर्क में आए, ये अपनी संस्कृति को इन्होंने खोया, वहीं सब संस्कृति को तो खोया ही, ना उनकी संस्कृति अपना पाए, ना अपनी भूला पाए। लेकिन एक बहुत बड़ा ये जो समस्या उत्पन्न हुई बाहरी लोगों द्वारा शोषण, उसका एक कारण था कि अनेक साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार, प्रशासक, पुलिस वर्ग इन जनजातियों के संपर्क में आए। जब इन जनजातियों के संपर्क में आए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही भोले भाले हैं, अशिक्षित हैं, अज्ञानी हैं, बिल्कुल दबे हुए हैं, और आर्थिक दशा इनकी अच्छी नहीं है। और जब उन्होंने आर्थिक दशा को सुधारने के लिए या अपनी आर्थिक दशा को परिवर्तन करने के लिए इन्होंने विविध रूपों से इनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया, और शोषण करने के कारण जनजातियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, और इस तरह की स्थिति हो गई कि जहाँ ये अपना भूमि पर अपना अधिकार रखते थे और अब भूमिहीन हो गए, और ऋणग्रस्तता के कारण, यानी जो साहूकार थे, व्यापारी थे, ठेकेदार थे, इन्होंने उनको उधार देना शुरू कर दिया, और उधार देने के कारण इनकी जो पीढ़ियाँ थी वो उधार ही चुकाती रह गई, लेकिन उनका उधार उतार नहीं पाई। इस कारण हम देखते हैं कि जहाँ निर्धनता है
निर्धनता है और ना खाने पीने का इनका इंतज़ाम है। और जब स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो अनेक बीमारियों के ये लोग शिकार हो गए, और बीमारियों के शिकार होने के कारण ये लोग अधिक से अधिक ऋणग्रस्तता में फंसते गए। लेकिन हम देखते हैं कि जनजातियों की जो अनेक समस्याएं हैं, इसमें एक मूल कारण अशिक्षा और अज्ञानता है, और इसी कारण से इन लोगों का शोषण सदैव होता रहा है। धन्यवाद।